जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। मैं तिलक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस संविधान की यात्रा सीरीज के 7वें एपिसोड में आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है तथा वित्तीय आपातकाल क्या होता है। सबसे पहले हम आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी आपातकालीन शक्तियां होती है। अगर मैं आपातकालीन शक्तियों की बात करूं तो सामान्यतः आपातकालीन शक्तियां 3 प्रकार की होती है। पहला जो आपातकालीन होता है उसको बोला जाता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, इसके अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। दूसरा होता है संवैधानिक आपातकाल। संवैधानिक आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल, इसी को राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो इसका अनुच्छेद होता है अनुच्छेद नंबर 356। वहीं अगर मैं तीसरे प्रकार के आपातकाल की बात करूं तो वो होता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, इसके अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। तो मैंने क्या कहा, आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत 3 प्रकार की आपातकाल होता है, जिसके अंतर्गत पहला जो आपातकाल होता है जिसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, इसका अनुच्छेद भारतीय संविधान के 352 में दिया गया है। वहीं अगर मैं संवैधानिक आपातकाल जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है, उसका अनुच्छेद 356 में दिया गया है। और अगर मैं वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान की बात करूं तो अनुच्छेद नंबर 360 में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान हमको देखने को मिलता है। तो हम इसी आपातकाल को हम एक एक करके अच्छे से डीपली से समझने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, संवैधानिक आपातकाल क्या होता है और वित्तीय आपातकाल क्या होता है। तो इसे आज हम क्या करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है तथा कब लगाया जाता है, इनके लगाने का कारण क्या है तथा इसको समाप्त कैसे किया जाएगा। और राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है तो उस समय हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन कौन से चीज़ों में परिवर्तन होता है, उन सभी चीज़ों को हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल को हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो क्या होता है और कब लगाया जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग कि राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, आप लोग सब हेडिंग डाल लीजिएगा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान अगर आप लोगों से पूछे तो मैं बताऊं, अनुच्छेद की अगर बात करूं तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के कारण की बात करूं तो इसके 3 कारण हैं। इसके कितने कारण हैं? 3 कारण हैं। पहला कारण, जब युद्ध होता है या फिर हमारा जो भारत देश है वो क्या करता है, युद्ध में शामिल होता है, तो उस स्थिति में क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो पहला कारण क्या बताया मैंने, युद्ध। अगर भारत क्या करता है, युद्ध में शामिल हो जाता है तो उस समय भी क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा इसका कारण है बाह्य आक्रमण, अर्थात भारत पर कोई अन्य देशों का आक्रमण होता है तो उस स्थिति पर भी क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तीसरा जो है हमारा, तीसरा कारण क्या है, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द भारतीय संविधान यानी कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह नाम का शब्द कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है। अर्थात सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द को कब जोड़ा गया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया है, सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से है कि पहले राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान था या फिर राष्ट्रीय आपातकाल को घोषणा करने के लिए या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए तीसरा जो कारण था वो कौन सा था। तो सशस्त्र विद्रोह किन के स्थान पर आया, ऐसा भी आप लोगों से प्रश्न पूछ सकता है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति
के स्थान पर किसको जोड़ा गया है? सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया है। तो क्या हो गया इसमें ऐसे भी लिख सकते हो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति पहले आंतरिक अशांति कारण था किसके लिए? राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए या फिर घोषणा करने के लिए। तो 1978 के तहत आंतरिक अशांति को हटाकर किसको जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। तो संविधान संशोधन की अगर बात करें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह नामक कारण को जोड़ा गया। अब वर्तमान में कितने कारण? 3 कारण। पहला कारण युद्ध, अगर भारत किसी देश के साथ युद्ध करने लगता है तो उस स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। दूसरा बाह्य आक्रमण, अर्थात भारत पर कोई अन्य देशों का आक्रमण होता है तो उस स्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तीसरा हमारा कारण क्या है वर्तमान में? सशस्त्र विद्रोह। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं अगला हमारा क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल को क्या करने के लिए? लागू करने के लिए राष्ट्रपति को किसकी सलाह होती है? मंत्रिमंडल के सलाह की आवश्यकता होती है। सलाह की अगर बात करें तो किसकी आवश्यकता होती है? मंत्रिमंडल के सलाह की आवश्यकता होती है। मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो मैंने क्या कहा? किसकी सलाह से? मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मैंने देखो क्या लिखा है? मंत्रिमंडल शब्द लिखा है, कहीं पर भी मंत्रिपरिषद का उल्लेख नहीं है। अर्थात मंत्रिमंडल की सलाह से ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख मूल संविधान में कहीं पर भी नहीं था। तो कब आया? अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे तो जो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या किया गया? मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया। अब उसका स्पष्ट उल्लेख हमको मंत्रिमंडल शब्द कहां पर देखने को मिलता है? अनुच्छेद नंबर 352 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। और अगर मैं मंत्रिपरिषद की बात करूं, अगर आप लोगों से पूछे मंत्रिपरिषद की अगर बात करूं तो अनुच्छेद नंबर 74 आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में दिया गया है। और इस मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं आप सभी जानते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरा कौन से होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं, जिसको क्या मिला रहता है? स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। और दूसरा क्या होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं तीसरा। और कौन होते हैं? उप मंत्री। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि जो मंत्री परिषद होते हैं वहां पर कौन कौन से होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरा राज्य मंत्री जिनको स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ रहता है वे रहते हैं, और तीसरा राज्य मंत्री होते हैं, और चौथा कौन होते हैं? उप मंत्री होते हैं। ये तो था मंत्री परिषद। और मैं अगर पूछूं कि मंत्रिमंडल में कौन होते हैं बोले तो मंत्रिमंडल में केवल और केवल कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। यहीं पर आप लोग लिख लीजिएगा कि मंत्रिमंडल जो होता है उसमें कौन मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री को ही शामिल किया जाता है। और जो मंत्री परिषद होता है उसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, राज्य मंत्री और उप मंत्री सभी सम्मिलित होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। अगला हम देखते हैं, यहाँ तक देख लिए। अगला हम देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसकी अवधि क्या होती है। अगर मैं उसकी अवधि की बात करूं, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि क्या होती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की तिथि से 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। पहला आप लोग लिखो, और घोषणा की तिथि से क्या लिखना है? घोषणा की तिथि से 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेना आवश्यक है।
देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, घोषणा की तिथि से 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जिस तिथि को होती है उस तिथि से लेकर 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। और इसके अवधि की अगर मैं बात करूं अवधि की बात करूं तो जैसे 1 माह, प्रत्येक बार जैसे क्या होता है 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेना आवश्यक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आपको क्या करना है, राष्ट्रीय आपातकाल को क्या करना है, लंबे समय के लिए बढ़ाना है, तो एक बार संसद से अनुमति लेने पर क्या होता है, 6 माह के लिए आपातकाल को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर लिखिए एक बार संसद से अनुमति लेने पर 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो पहली बात, पहला क्या चीज है, घोषणा की तिथि से 1 माह के भीतर क्या करना पड़ता है, संसद से अनुमति लेना पड़ता है, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर राष्ट्रीय आपातकाल की तिथि में वृद्धि करना है तो एक बार संसद से अनुमति लेने पर 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जाता है। और अगर उसके बावजूद भी अगर आपातकाल को बढ़ाना है तो क्या किया जाता है, प्रत्येक बार अगर संसद से अनुमति लेते हैं तो 6 माह के लिए बढ़ाकर क्या किया जा सकता है, अनंत काल तक के लिए क्या किया जा सकता है, आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। प्रत्येक बार संसद से अनुमति लेकर 6 माह बढ़ाकर राष्ट्रीय आपातकाल को अनिश्चित काल तक के लिए क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि अगर हम संसद से एक बार अनुमति लेते हैं तो कितने माह के लिए बढ़ता है, 6 माह के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की तिथि बढ़ जाती है। और उसके बावजूद भी अगर लगता है कि हमारे देश की माहौल सही नहीं है और राष्ट्रीय आपातकाल की तिथि में वृद्धि करना है, तो अगर प्रत्येक बार संसद से अनुमति लेते हैं तो 6 माह के लिए कार्यकाल को बढ़ाकर क्या किया जाता है, अनिश्चित काल तक के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को बढ़ाया जा सकता है। ये तो था राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि से संबंधित प्रावधान जो कि हम अभी देख रहे थे। अगला हम देखते हैं कि इसको समाप्त कैसे किया जा सकता है। अब देखो राष्ट्रीय आपातकाल तो क्या किया गया है, लगाया गया है, अब उसको समाप्त करना है। जैसे ये तो अभी मैंने बताया राष्ट्रीय आपातकाल की तिथि में वृद्धि करना है तो क्या करना है, संसद से अनुमति लेना पड़ता है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल को क्या करना है, बीच में समाप्त करना है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, अगर आपको क्या करना है, समाप्त करना है, राष्ट्रीय आपातकाल को क्या करना है, समाप्त करना है। समाप्त करने के लिए पहला कारण है, यदि वह क्या करता है, संसद से अनुमति नहीं लेता है तो स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। संसद से अनुमति ना ले, संसद से अनुमति ना ले तो क्या होता है, स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि क्या करना पड़ता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की तिथि से 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेना आवश्यक हो जाता है। और इससे पहले मैं बता दूं कि अगर क्या होता है, लोकसभा उस समय भंग है, मान के चलिए कि राष्ट्रीय आपातकाल की जब घोषणा हुई है उस समय क्या है, लोकसभा भंग है, तो किससे अनुमति लेगा, लोकसभा भंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राज्यसभा तो हमारा स्थायी सदन है, तो उस समय अनुमति किससे लेना होता है, राज्यसभा से अनुमति लेते हैं। अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे कि लोकसभा भंग है और उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुमति किससे लेंगे, तो राज्यसभा से लेंगे। तो ये तो होगी अवधि से संबंधित। अगला देखो, समाप्ति की मैं बात करूं, संसद से अनुमति न ले तो स्वतः क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाए। क्योंकि पहले ही हमने देखा है कि 1 माह के भीतर संसद से क्या लेना है, अनुमति लेना है, और वह अगर अनुमति ही नहीं लेता है तो क्या हो जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल अपने आप समाप्त हो जाता है। दूसरा, संसद से सामान्य बहुमत से पारित विधेयक द्वारा, संसद से सामान्य बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, अर्थात संसद में सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी राष्ट्रीय आपातकाल को क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद इससे पहले मैं बता दूं कि संसद में सामान्य बहुमत से पारित प्रस्ताव, तो प्रस्ताव किस सदन में लाया जाएगा, सबसे पहले प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है। तो प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है,
प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है, लोकसभा में ही लाया जाता है और लाने के लिए 1/10 सदस्यों का क्या चाहिए, समर्थन चाहिए, समर्थन चाहिए। अर्थात 1/10 सदस्य समर्थन करेंगे तो क्या होगा, लोकसभा में ही प्रस्ताव लाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के लिए। ये था राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कैसे किया जा सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय आपातकाल अब तक भारत में कितने बार लगा है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की अगर मैं बात करूं तो भारत में अब तक कितने बार लगा है, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। पहला घोषणा कब हुआ है, पहला कितने बार हुआ है, 3 बार होता है। पहला की अगर मैं बात करूं तो 1961 में, पहला कब होता है 1961 में, और दूसरा कब होता है 1962 में, और 1971 में, और ये होता है 1975 में। कब होता है 1975 में। अब देखिए 1962 में क्यों हुआ था, बोले अगर किस कारण से हुआ था, 1962 में क्या होता है, भारत पर चीन का आक्रमण होता है, भारत पर चीन का आक्रमण होता है। कब होता, क्यों होता है, चीन का आक्रमण, चीन का आक्रमण। और उस समय अगर प्रधानमंत्री कौन थे ये पूछे तो उस समय प्रधानमंत्री हमारे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे उस समय हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और अगर मैं प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कई बार प्रश्न पूछता है कि 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री या फिर तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी थे, पंडित नेहरू। यहाँ पर ये लिख लीजिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वहीं दूसरी अगर मैं बात करूं तो 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल क्यों घोषणा की गई थी, तो 1971 में जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उसका कारण क्या था कि भारत पर और क्या होता, पाकिस्तान का आक्रमण या फिर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। अब हमने पहले ही पढ़ा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के कारण क्या है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह। तो पाकिस्तान के आक्रमण के कारण क्या होता है, 1971 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। और उस समय क्या होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। और उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, वी गिरी। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, वी गिरी। अगला मैं बात करूं 1975 में, तो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का कारण क्या था, आंतरिक अशांति। अब आप लोग ये बोलेंगे कि सर आपने तो ये बोला है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अब वर्तमान में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के 3 कारण है, जिसमें युद्ध है, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह है। तो आप लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी तो उस समय आंतरिक अशांति के आधार पर क्यों हुई थी, तो मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया हूं कि देखो क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत किसको जोड़ा गया है, सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द को जोड़ा गया है। अब देखिए 1978 में जोड़ा गया है तो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो 1975 तक क्या था, उसका कारण आंतरिक अशांति था। अब वर्तमान में क्या है, 1978 के बाद से सशस्त्र विद्रोह नामक कारण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। चूंकि 1978 से पहले राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, इसलिए उस समय आंतरिक अशांति को आधार मानते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप लोगों से प्रश्न पूछे कि उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी थे। और उस समय भारत के प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद।
कौन थे? भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। ये तो था साथियों राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार लगा है, जिसमें मैंने बताया 1962 में चीन का आक्रमण होता है तब लगाया जाता है, और 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण पर, और 1975 में आंतरिक अशांति को आधार मानते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। 1962 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू होते हैं और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वहीं 1971 में जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और उस समय भारत के राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। और जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी तो उस समय भी भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी, और भारत के राष्ट्रपति उस समय फखरुद्दीन अली अहमद थे। ये तो था राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितने बार लग चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है तो उस समय क्या क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा सा उसको देखने का प्रयास करेंगे और उसे भी समझ लेते हैं कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है तो उस समय क्या प्रभाव होता है, तो उस समय क्या प्रभाव पड़ता है। उस समय प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है तो उस समय जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। पहला लिखो, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होते ही अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार, समस्त मौलिक अधिकार स्वतः क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। यहाँ पर समाप्त वाला शब्द यूज नहीं करेंगे क्योंकि मौलिक अधिकार कभी समाप्त नहीं होते हैं, निलंबित होते हैं। तो अनुच्छेद 20 में क्या लिखा हुआ है? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, और 21 में क्या लिखा हुआ है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये 2 अनुच्छेद को छोड़कर बाकी के समस्त मौलिक अधिकार के जितने भी अनुच्छेद हैं स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अगर ये पूछे कि अगर आप लोगों से प्रश्न पूछे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जैसे ही होता है तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित होते हैं, इसका संबंध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से है, ऐसा अगर प्रश्न आप लोगों से पूछता है तो इसका संबंध भारतीय संविधान का अनुच्छेद 359 में हमको देखने को मिलता है। अगर यही दूसरा है, आप लोगों का एक दूसरा लाइन में बता रहा हूं, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हुई है तो अनुच्छेद 19, 20 और 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? स्वतः निलंबित हो जाता है। यहाँ लिख लीजिए कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह के कारण हुई है तो अनुच्छेद 19, 20 एवं 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार स्वतः क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं, पहला चीज। उसके बाद दूसरा चीज मैंने क्या बताया, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सशस्त्र विद्रोह को आधार मानते हुए, अर्थात कारण क्या रहेगा? सशस्त्र विद्रोह। जैसे ही सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो उस समय अनुच्छेद 19, 20 और 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? स्वतः निलंबित हो जाते हैं।
अर्थात 19 में क्या लिखा हुआ है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे प्रेस की स्वतंत्रता के नाम से भी जानते हैं। 20 में मैंने बताया दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, और 21 में क्या लिखा हुआ है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात अपने प्राण और अपने शरीर की सुरक्षा का अधिकार क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। इसीलिए अनुच्छेद 19, 20 एवं 21 को छोड़कर समस्त मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ये हो गया दूसरा चीज। तीसरा चीज यहाँ पर है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुए रहती है या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है कहीं पर भी, तो उस समय राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, राज्य सूची पर नियंत्रण किसका रहता है, केंद्र सरकार का रहता है। तो उस समय राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। जनरली क्या होता है, सामान्य स्थितियों में राज्य सूची पर विषय कौन बना, राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, राज्य बनाता है। समवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाते हैं, और जो संघ सूची होता है उस पर कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। लेकिन जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है तो उस समय राज्य सूची पर भी किसका अधिकार होता है, केंद्र का अधिकार होता है। तो ये क्या होता है, केंद्र क्या बनाती है, नियम कानून बनाती है। तो ये था साथियों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत आज हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद को देखा, तथा राष्ट्रीय आपातकाल के लगाने का कारण क्या है उसको भी हमने अच्छे से देखा, और राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि से लेकर उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है, और राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा रहता है तो उस समय देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन समस्त चीजों को आज की इस वीडियो में अच्छे से समझने का प्रयास किया है। और आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संवैधानिक आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन क्या होता है, और हम आगे ये भी चर्चा करेंगे कि वित्तीय आपातकाल का कारण क्या है, तथा वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है और उसके कारण क्या है। उन सभी चीजों को हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।